नमस्ते। उत्तराखंड में आने वाली 14 फरवरी को उत्तराखंड के 5वें विधानसभा चुनाव होने हैं और इससे पहले के उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो साल 2002 में पहले विधानसभा चुनाव हुए, उसके बाद 2007 में, फिर 2012 में, उसके बाद 2017 में और अब ये आने वाली 14 फरवरी को 5वें विधानसभा चुनाव होने हैं जिसके नतीजे 10 मार्च को घोषित किए जाएंगे। तो एक हल्का फुल्का ओवरव्यू हम आपको बता रहे हैं इस वीडियो में कि जो पिछले विधानसभा चुनाव हुए उनमें वोटिंग परसेंट क्या रहा, मतदाताओं की संख्या में कितनी वृद्धि रही और कौन कौन सी पार्टीज़ ने उन चुनावों में पार्टिसिपेट किया था और अब के जो आने वाले 14 तारीख को चुनाव होने हैं 2022 के चुनाव, उनमें उस चुनाव की स्थिति क्या है, इस बारे में हम आपको बताना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि पिछले 2 दशक यानी कि 2002 से लेकर 2012 तक और 2012 से लेकर 2022 तक ये जो दो दशक रहे, इनमें वोटिंग परसेंट क्या रहा, वोटर्स की संख्या में कितनी वृद्धि हुई, तो इस बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। तो पहले दशक की अगर हम बात करें यानी कि 2002 से लेकर 2012 तक की, तो 20% का इजाफा इसमें देखने को मिला है। 20% वोटर्स की संख्या में वृद्धि हुई है। और अगर उसके बाद की हम बात करें यानी कि 2017 से लेकर 2012 से लेकर 2022 तक, तो इस दशक में वोटर्स की संख्या में 30% की एक बड़ी वृद्धि देखने को मिली है, यानी कि करीब 19 लाख मतदाताओं की वृद्धि देखने को मिली है। तो 2012 के विधानसभा चुनाव में मतदाताओं की अगर हम बात करें तो ये इनकी संख्या थी 63,77,330 और अब 2022 में अगर हम बात करें 2022 के चुनाव में जो मतदाता इस चुनाव में भाग लेंगे तो उनकी संख्या है 82,66,644। तो ये एक बड़ा गैप ये देखने को मिल रहा है और इन 10 सालों में वोटर्स की संख्या में कुल 18,89,314 मतदाताओं की संख्या में वृद्धि हुई है। तो एक बहुत बड़ा गैप ये है। अब हम बात करते हैं कि ऐसे कौन से ज़िले रहे जिनमें मतदाताओं की संख्या में वृद्धि हुई है। तो मैदान के ही ज़िले हैं, 4 ज़िले हैं, देहरादून, ऊधम सिंह नगर, हरिद्वार और नैनीताल। नैनीताल ज़िले की कुछ विधानसभा सीट्स पर्वतीय इलाकों में भी आती हैं, लेकिन मेनली कई सारी सीट उसकी मैदानी इलाकों में भी आती है। तो हाँ, देहरादून में 10 विधानसभा सीट आती हैं और ऊधम सिंह नगर में 9 विधानसभा सीट आती हैं। नैनीताल ज़िले में 6 विधानसभा सीट आती हैं और अगर हम बात करें हरिद्वार की तो यहाँ सबसे ज़्यादा विधानसभा सीट 11 विधानसभा सीट आती हैं। तो अब इन ज़िलों के बारे में आपको बताता हूँ कि यहाँ वोटर्स की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं ऊधम सिंह नगर की। तो ऊधम सिंह नगर में 70 में से उत्तराखंड की जो 70 विधानसभा सीट हैं तो 9 विधानसभा सीट ऊधम सिंह नगर में आती हैं और यहाँ पिछले 10 सालों में पिछले 10 सालों की मैं बात कर रहा हूँ, यानी कि 2012 से लेकर और 2022 तक, तो इन 10 सालों में 43% की वृद्धि हुई है। और अब हम देहरादून की बात करते हैं तो देहरादून ज़िले में उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीट में से 10 विधानसभा सीट देहरादून ज़िले में आती हैं। यहाँ पिछले 10 सालों में 41% की वृद्धि हुई है। अब हम बात करते हैं नैनीताल ज़िले की। तो नैनीताल ज़िले की 6 विधानसभा सीट उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीट्स में से आती है और यहाँ जो वोटर्स की संख्या में वृद्धि हुई है वो 32% की वृद्धि हुई है। अब जो हरिद्वार जो ज़िला है वहाँ पर वोटर्स की संख्या में सबसे कम, मतलब इन 4 मैदानी ज़िलों की में सबसे कम वृद्धि यानी कि 31% की वृद्धि देखने को मिली है। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे उत्तराखंड की 5 ऐसी विधानसभा सीट्स के बारे में जहां मतदाताओं की संख्या इस बार बढ़ी है, उसमें इजाफा हुआ है। तो सबसे पहले जो विधानसभा सीट है वो धर्मपुर विधानसभा सीट है। यहाँ 2 लाख से ज़्यादा वोटर्स इस बार मतदान करेंगे और ये जो वृद्धि देखने को हमें मिली है ये है 72%। और एक और बात मैं आपको इस विधानसभा सीट के बारे में बता दूं कि ये उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीट्स में से सबसे ज़्यादा वोटर्स वाली सीट है जहां पर सबसे ज़्यादा मतदान होता है। और इसके अलावा इस बार सबसे ज़्यादा प्रत्याशी भी इसी सीट से खड़े हैं। तो अब हम अगली बात करते हैं। तो दूसरी जो विधानसभा सीट है जहां मतदाताओं की संख्या बढ़ी है
तो वो विधानसभा सीट है रुद्रपुर विधानसभा सीट। यहाँ पर वोटर्स की संख्या में 61% की वृद्धि हुई है। अगला डोईवाला में 56%, सहसपुर में 55% और कालाडूंगी में 53% की वृद्धि देखने को मिली है। और इसके बाद और भी कई सारी विधानसभा सीट हैं, जैसे कि काशीपुर हो गया, रायपुर हो गया, किच्छा हो गया, भेल हो गया और रानीपुर हो गया और ऋषिकेश हो गया। ये भी ऐसी विधानसभा सीट हैं जहां मतदाताओं की संख्या में एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। तो चलिए अब हम बात करते हैं उत्तराखंड की ऐसी विधानसभा सीट्स के बारे में जहां मतदाताओं की संख्या में वृद्धि तो हुई है लेकिन बहुत कम हुई है। तो सबसे पहले आता है अल्मोड़ा ज़िला। अल्मोड़ा ज़िले की सल्ट विधानसभा सीट जो है वहाँ पर इस बार सिर्फ 8% की वृद्धि देखने को मिल रही है। और एक और बात मैं आपको इस विधानसभा सीट के बारे में बता दूं कि पिछले बार के विधानसभा चुनाव जो थे, यानी कि 2017 में जब विधानसभा चुनाव हुए तो यही वो सीट थी जहां पर वोटिंग परसेंट सबसे कम था, 46% मात्र। तो ये इस सीट का वो रहा। और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो रानीखेत और चौबट्टाखाल विधानसभा, यहाँ पर सिर्फ इस बार 9% की वृद्धि देखने को मिल रही है। और इसके बाद आता है पौड़ी और द्वाराहाट, यहाँ पर सिर्फ 12% की मतदाताओं की संख्या में वृद्धि देखने को मिल रही है। और अगला है, देखिए इस बार कई सारी सीट्स जो हैं वो हॉट सीट बनी हुई हैं, जैसे टिहरी हो गया, लैंसडाउन हो गया, तो ऐसी कई सारी सीट हैं। तो इनमें लैंसडाउन भी एक सीट है और यहाँ भी इस बार 14% की वृद्धि देखने को मिल रही है मतदाताओं की संख्या में। और इसके अलावा जो जागेश्वर सीट है वहाँ पर 15% की वृद्धि देखने को मिल रही है। चलिए अब हम बात करते हैं कि अब तक का वोटिंग परसेंट क्या रहा। तो 2002 में जब चुनाव हुए तो तारीख थी 14 फरवरी, दिन था गुरुवार, और इन चुनाव में वोटिंग परसेंट जो रहा वो था 54.34। इसके बाद 2007 में जब चुनाव हुए तो उस दिन तारीख थी 21 फरवरी और दिन बुधवार था। वोटिंग परसेंट जो इस बार रहा वो था 59.45। इसके बाद 2012 में जब चुनाव हुए तो 30 जनवरी को ही चुनाव हुए और इस दिन सोमवार था। वोटिंग परसेंट इस बार रहा 66.17। और जब 2017 में चुनाव हुए तो 15 फरवरी को ये चुनाव हुए थे और शनिवार उस दिन था। और इस बार का जो वोटिंग परसेंट रहा वो था 65.60। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इन चार पिछले विधानसभा चुनावों में सबसे ज़्यादा बार कि जिस चुनाव में वोटिंग हुई है वो 2012 का चुनाव था, जिसमें 66.17% वोटिंग हुई। और अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इस बार के विधानसभा चुनाव में वोटिंग परसेंट क्या रहता है। 2017 के चुनाव में उत्तराखंड में 9 पर्वतीय जिले जो थे उनमें 64 सीटों में महिलाओं का पार्टिसिपेशन जो था वो पुरुषों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा था। तो इन सीट्स पर 65% महिलाओं ने वोट दिए और पुरुषों का वोटिंग परसेंट सिर्फ 51% ही रहा। तो कहीं ना कहीं हम ये चीज़ भी मान सकते हैं कि इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि पर्वतीय जो इलाके होते हैं, पर्वतीय जो ज़िले होते हैं, वहाँ से पुरुष जो लोग होते हैं वो नौकरी के कारण या रोज़गार के कारण बाहर चले जाते हैं, पलायन कर लेते हैं, प्रवासी लोग वो कहलाते हैं। और महिलाएं जो होती हैं वो उन्हें पहाड़ की रीढ़ आप कह सकते हैं, और जंगलों में जाना, घर का काम करना, कई सारी तरह तरह की चीज़ें जो होती हैं, तो एक तरीके से महिलाएं ही हैं पहाड़ में जो वोटिंग परसेंट को बढ़ाती हैं। तो ये कारण एक हो सकता है कि पुरुष तो नौकरी करने चले जाते हैं शहरों में और बस वहाँ पर फिर महिलाएं छूट जाती हैं। तो ये कारण ये हो सकता है। आगे हम बात करते हैं कि 34 में से जो 33 सीट्स थी जिनकी अभी हमने बात की, 9 पर्वतीय जिलों की 34 सीट, तो उन 34 सीट्स में से 33 सीट्स ऐसी थी जहां पर महिलाओं ने पुरुषों से ज़्यादा वोट किए। और बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, द्वाराहाट सीट में महिलाओं और पुरुषों में वोटिंग का जो अंतर था वो भी लगभग काफ़ी ज़्यादा था, यानी 9,000 से ज़्यादा का डिफरेंस ये था। इन 3 सीट्स की मैं बात कर रहा हूँ, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और द्वाराहाट सीट पर। अब आगे बढ़ते हैं और हम बताते हैं आपको कि किस विधानसभा चुनाव में किस पार्टी का दबदबा रहा। तो विधानसभा चुनाव 2002 जब हुए तो कांग्रेस ने 36 सीटें जीती। इस बार वोटिंग शेयर रहा 26.91। बीजेपी ने 19 सीट जीती, वोटिंग शेयर रहा 25.45। बसपा ने 7 सीट जीती, वोटिंग शेयर रहा 10.93। यूकेडी ने 4 सीट जीती, वोटिंग शेयर रहा 5.49।
निर्दलीय जो कैंडिडेट थे उन्होंने 3 सीट जीती और वोटिंग शेयर उस वक्त था 16.30। एनसीपी 1 सीट जीती, वोटिंग शेयर था 11.50। और उस वक्त उत्तराखंड जनवादी पार्टी भी थी तो उसका वोटिंग परसेंट उस वक्त था 2.42। और इस तरह इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने अपनी सरकार बनाई थी। अब हम बात करते हैं 2007 के विधानसभा चुनाव की। तो इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 21 सीट जीती, वोटिंग शेयर रहा 29.59%। बीजेपी ने इस बार 34 सीट जीती, वोटिंग शेयर रहा 31.90। बसपा ने 8 सीट जीती और वोटिंग शेयर इस वक्त इसका रहा 11.76%। यूकेडी ने इस बार 3 सीट जीती, वोटिंग शेयर रहा 5.49। निर्दलीय कैंडिडेट ने 3 सीट जीती और वोटिंग शेयर इस वक्त रहा 10.81। और इस तरह से इस बार भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाई। अब 2012 की विधानसभा चुनाव की हम बात करते हैं तो इस बार कांग्रेस ने 32 सीट जीती, वोटिंग शेयर रहा 33.79%। बीजेपी ने इस बार 31 सीट जीती, वोटिंग शेयर रहा 33.13%। बसपा ने 3 सीट जीती और वोटिंग परसेंट इस बार रहा 12.19%। यूकेडी ने इस बार 1 सीट जीती, वोटिंग परसेंट रहा 1.93%। निर्दलीय जो कैंडिडेट थे उन्होंने 3 सीट जीती और इस बार उनका वोटिंग परसेंट रहा 12.34। और इन चुनावों में एनसीपी अपना खाता ही नहीं खोल पाई। सपा का वोटिंग परसेंट 1.41% रहा और इस बार कांग्रेस पार्टी ने अपनी सरकार बनाई। अब हम बात करते हैं 2017 के विधानसभा चुनावों की। तो इन विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने 11 सीट जीती, कांग्रेस का वोटिंग शेयर इस वक्त रहा 33.49%। बीजेपी ने इस बार एक तरफा 57 सीट जीती और वोटिंग शेयर रहा इस वक्त 46.51%। निर्दलीय कैंडिडेट्स की अगर हम बात करें तो 2 सीटें उन्होंने जीती और वोटिंग शेयर उनका रहा 10.04%। बसपा ने इस बार कोई सीट नहीं जीती, वोटिंग परसेंट उनका रहा 6.98%। और नोटा का ये नया ऑप्शन जो इस बार से खुला था तो उसमें वोटिंग परसेंट उसका रहा 1.01%। तो इस बार फिर से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई और अब ये 2022 के चुनाव होने हैं तो इस बार मुकाबला जो है काफ़ी कड़ा है और ये देखना बिल्कुल काफ़ी दिलचस्प होगा कि किसकी पार्टी सरकार में आती है, सत्ता में काबिज होती है। चलिए अब हम बात करते हैं 2002 से लेकर 2017 के विधानसभा चुनाव में किस पार्टी का कितना पार्टिसिपेशन चुनाव में रहा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 2002 के विधानसभा चुनाव की। तो इस विधानसभा चुनाव में 6 राष्ट्रीय पार्टियां शामिल थी, एक क्षेत्रीय दल था, दूसरे राज्य की 8 पार्टियां शामिल थी और इसके अलावा 13 ऐसे दल थे जो रजिस्टर्ड तो थे लेकिन वो ज़्यादा चर्चित नहीं थे। तो इस तरह से कुल 28 पार्टियां 2002 के विधानसभा चुनाव में शामिल थी। 2007 के विधानसभा चुनाव की हम बात करते हैं तो इन चुनाव में 6 राष्ट्रीय दल शामिल थे, 11 स्टेट पार्टी शामिल थी और दूसरे राज्य की कोई भी स्टेट पार्टी इस वक्त शामिल नहीं थी। 20 वही जैसा मैंने आपको बताया 20 पार्टीज ऐसी थी जो रजिस्टर्ड तो थी लेकिन ज़्यादा चर्चित नहीं थी। तो इस तरह से इस विधानसभा चुनाव में यानी कि 2007 के विधानसभा चुनाव में 37 पार्टियां शामिल थी। 2012 की अगर हम बात करें तो 2012 के चुनाव में 6 राष्ट्रीय पार्टियां शामिल थी, 1 स्टेट पार्टी शामिल थी, 9 ऐसी पार्टीज थी जो दूसरे राज्य की थी और 27 रजिस्टर्ड लेकिन कम चर्चित पार्टी शामिल थी। तो इस तरह से इस विधानसभा चुनाव में 2012 की विधानसभा चुनाव में 43 पार्टियां शामिल थी। 2017 के चुनाव की हम बात करते हैं तो इन चुनाव में 6 राष्ट्रीय पार्टियां शामिल थी। इस बार कोई भी स्टेट पार्टी शामिल नहीं थी, 4 स्टेट पार्टी दूसरे स्टेट की शामिल थी और 24 ऐसे दल शामिल थे जो कि रजिस्टर्ड थे लेकिन चर्चित नहीं थे। तो इस तरह से 2017 के विधानसभा चुनाव में कुल 34 पार्टियां शामिल रही। इस बार के विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड की 17 विधानसभा सीट्स पर अलग अलग पार्टीज़ के कुल 632 प्रत्याशी खड़े हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें तो उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने बारी बारी करके राज किया और क्षेत्रीय दल की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड क्रांति दल उनमें से मुख्य था जिसने उत्तराखंड राज्य निर्माण की लड़ाई लड़ी। और लेकिन हुआ क्या कि पूर्ववर्ती सरकारों के साथ उन्होंने गठबंधन किया कैबिनेट पद के लोभ के लिए और इस तरह से ये कारण माना जाता है कि यही वो कारण था जिस वजह से उत्तराखंड की जनता का यूकेडी पर विश्वास खत्म होता चला गया, उनकी छवि धूमिल होती चली गई और उनका अस्तित्व एक तरीके से खतरे में आ चुका था। तो हालांकि इस बार लग रहा है कि यूकेडी फिर से कमबैक करेगी और पिछली बार की तुलना में, पिछले चुनावों की तुलना में एक अच्छा खासा प्रदर्शन करेगी। एक और पार्टी इस बार उत्तराखंड में अपने पैर पसार रही है, आम आदमी पार्टी, जिसने दिल्ली में फ्री वाले मॉडल को लेकर
चर्चाएं बटोरी और दिल्ली वालों के दिल पर राज किया। देखना होगा कि आम आदमी पार्टी को कितनी सारी सीट्स मिल पाती हैं। वैसे मुझे लगता तो नहीं है कि इस बार के चुनाव में आम आदमी पार्टी कुछ अच्छा खासा प्रदर्शन कर पाएगी, लेकिन हाँ, अगर वो काम करती रहेगी, धरातल पर काम करती रहेगी, तो अगले जो विधानसभा चुनाव होंगे जो कि 2027 में होने हैं, उनमें तब तक के लिए मतलब वो एक अच्छा खासा बेस बना चुकी होगी। इसके अलावा एक और पार्टी उत्तराखंड जन एकता पार्टी, जो कि इस बार के विधानसभा चुनाव में अपनी 7 सीट्स पर अपने प्रत्याशी खड़े कर रही है। उत्तराखंड जन एकता पार्टी के जो सर्वे सर्वा हैं, केंद्रीय अध्यक्ष हैं, वो हैं दिनेश धने जी, जो कि इस बार फिर से टिहरी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और तगड़ा कंपटीशन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को दे रहे हैं। और इससे पहले 2012 में भी वो विधायक रहे और उस वक्त वो पर्यटन मंत्री भी उस सरकार में रहे। इस बार अपने बेटे को, कनक धनई को, ऋषिकेश विधानसभा से चुनाव लड़ा रहे हैं और ऐसे ही 7 प्रत्याशी हैं इस पार्टी से, जो कि उत्तराखंड की 17 विधानसभा सीट्स में से 7 विधानसभा सीट्स पर चुनाव लड़ रहे हैं। इधर भी इस पार्टी की भी सिर्फ एक सीट निकलती हुई नज़र आ रही है, जो कि खुद दिनेश धने जी की है। अब हम बात करते हैं, एक छोटा सा पॉइंट ऑफ व्यू में आपको बसपा के बारे में बता दूं। तो बसपा की अगर हम बात करें तो 2002 के विधानसभा चुनाव में बसपा ने सिर्फ 7 ही सीटें जीती थी और 2007 में बसपा ने 8 सीटें जीती थी और 2012 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बसपा सिर्फ 3 सीट पर ही उन्हें संतुष्ट होना पड़ा। और फिर 2017 में भी चुनाव लड़ी बसपा, लेकिन 2017 में बसपा खाता ही नहीं खोल पाई। तो एक तरीके से बसपा का जो शुरू से उत्तराखंड के मैदानी इलाकों पर एक अच्छा खासा वोट बैंक था और जीतती भी थी, लेकिन अब वो कहीं ना कहीं ख़त्म होता नज़र आ रहा है। बहरहाल एक बात तो ये स्पष्ट है कि इस बार चाहे जितनी भी पार्टियां चुनावी अखाड़े में खड़ी हों, लेकिन प्रदेश की सत्ता में 2 राष्ट्रीय पार्टियां ही हर बार की तरह, जो कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस रही हैं, वही सत्ता में काबिज होंगी। और हालांकि अंतर जो है, वो जो गैप जो है, वो पिछली बार की तुलना में काफ़ी कम हो सकता है। एक और बात मैं आपको बता दूं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी जो है वो पिछली बार की तुलना में, हालांकि पिछली बार बिल्कुल एक तरफा वो जीती थी, तो इस बार कहीं ना कहीं वो कम सीट्स लाती हुई दिख रही है। और कांग्रेस जो है, पिछली बार सिर्फ 11 सीट्स उन्हें मिली थी, तो इस बार कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी बढ़त बनाती हुई इन चुनावों में दिख रही है। तो 14 फरवरी को मतदान है, लोकतंत्र का पर्व कहा जाता है मतदान। तो इस पर्व में शामिल होइए और वोट देने ज़रूर जाइए। ये आपका अधिकार भी है और आपका कर्तव्य भी।